हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित सेकंड पेपर जो 50 नंबर का होगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को हम करेंगे और रिवीजन के तौर पर हम करेंगे, क्योंकि प्रश्न पर उतना हार्ड नहीं है। तो एक रिवीजन आपका होता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन साहित्य से बन सकते हैं, उपन्यास से बन सकते हैं, कहानी से बन सकते हैं, व्याकरण से बन सकते हैं, उत्तराखंड के रचनाकारों से बन सकते हैं और गढ़वाली साहित्य से बन सकते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, एक गढ़वाली बोली भाषा से संबंधित और दूसरा हमने कराया था भाषाओं से संबंधित। तीसरा हमने एक महत्वपूर्ण प्रयोजनमूलक से करवाया और चौथा हमने कराया था महामैराथन गढ़वाली साहित्य से संबंधित बोली भाषाओं से। उसमें भी सारे मिश्रण किए गए थे 40 से 50 क्वेश्चन। तो ये संपूर्ण वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जो महामैराथन 40 से ऊपर क्वेश्चन थे जिस गढ़वाली साहित्य से संबंधित, उस प्रश्न पत्र को आप जरूर देखना, जिससे आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहे। तो देखते हैं, आज का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा और व्याख्यात्मक आधार पर होगा। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? ए नैनीताल रच भैंसी, बी पिथौरागढ़ जोहारी, सी बधानी चमोली और सी डी दसोली दसोलिया टेरी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी दसोलिया, जो है उत्तरकाशी का है, ठीक है ना, टेरी का नहीं है। ठीक है, बदानी फिर चमोली में है ही, और नैनीताल में रच भैंसी है, पिथौरागढ़ में जोहारी है, ठीक है ना। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा भाषा विज्ञान किस लेखक की पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ए तारादत्त गैरोला, बी तोता कृष्ण गैरोला, सी अबोध बंद बहुगुणा और डी मोहनलाल नेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, दूसरा का सही आंसर क्या होगा? इसका सी होगा अबोध बंद बहुगुणा, ठीक है ना। और इनका एक महत्वपूर्ण भूमियाल है जो आपके उसमें लगा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य है इनसे संबंधित। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा जमुना का मैती बेटी रचना के कितने भाग हैं? 5 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इसमें कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2 भाग हैं। गंगा जमुना का मैती बेटी, ये किसकी है? जीवानंद श्रीयाल जी की रचना है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तोता कृष्ण गैरोला प्रेम प्रतीक, तारादत्त गैरोला सदैव गीत, चंद्रलाल वर्मा चौधरी न्यो निसाब और शेरदा अनपढ़ मेरी लाठी पाटी। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? चौथा का इसका सही होगा यानी सी होगा, ठीक है, नो निसाब। ये मोहनलाल नेगी का है, ठीक है ना, मोहनलाल नेगी का है, ठीक है ना, मोहनलाल नेगी का है, ये उनका नहीं है। किनका? चंद्रलाल चौधरी का नहीं है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 क्वेश्चन कराएंगे तो उल्लेख हम व्याख्यात्मक की ओर कम बढ़ेंगे, जहाँ पर आवश्यकता होगी, जटिलता होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर हम उसमें व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तात घनानंद और रचना रंजन किसकी रचना है? ए तोता कृष्ण गैरोला, बी देवकी मेहरा और सी चारुचंद पांडे और डी मोहनलाल नेगी। तो ये तात घनानंद और रचना रंजन किसकी रचना है? तो आप जानते होंगे पांचवा का क्या होगा। तो पांचवा का सही आंसर होगा ए, यानी तोता कृष्ण गैरोला का है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण छठा क्वेश्चन है, जो नए रचनाकार हैं उससे संबंधित भी है। उत्तराखंड कथा का शिल्पी बल्लभ डोभाल का संपादन किसने किया? महेश दर्पण ने, मोहनलाल बाबुलकर ने, बल्लभ डोभाल ने, विद्याधर नौटियाल ने। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा है? उत्तराखंड कथा शिल्पी बल्लभ डोभाल, जो कहा जाता है बल्लभ डोभाल को कथा शिल्पी का संपादन। तो इसका सही आंसर होगा महेश दर्पण ने, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन देखेंगे साहित्य से संबंधित 100, इसमें देखेंगे 6 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 90 से 95 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो एक रिवीजन के तौर पर भी होगा, आपको मालूम होगा कि व्याकरण के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, व्याकरण में कितनी पकड़ है, साहित्य में कितनी पकड़ है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, भगवती चरण वर्मा,
वृंदालाल वर्मा और जनेंद्र कुमार। फटाफट करेंगे हम, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो त्यागपत्र किसका है, जनेंद्र कुमार का है, ठीक है ना। त्यागपत्र काफ़ी प्रसिद्ध है इनका, त्यागपत्र सुनीता काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, कल्याणी सुनीता त्यागपत्र। और देखो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार किसको माना जाता है, जनेंद्र को माना जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें जो एक मृणाल है, एक शीला है, प्रमोद है, इसमें क्या है, इसके पात्र कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये 3 उपन्यास उनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस पॉइंट को आपने नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है भक्तमल के रचनाकार हैं, तो भक्तमल के रचनाकार कौन है, सीधा डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे। और भक्तमल के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, नाभादास होगा, ठीक है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, तो पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम होगा, सर्ग होगा, कांड होगा, खंड होगा, अंक होगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, खंड होगा, ठीक है ना। देखो कांड रामायण में है, और सर्ग हमारे जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में सर्ग ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको, उसके खंडों को क्या कहा जाता है, खंड कहा जाता है उसके अनुच्छेदों को। इस पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट कई बार बना है, पेपर में बना है उत्तर प्रदेश में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, चौथा का। तो आप जानते हैं कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, जिसका आंसर सही होगा सी होगा, ठीक है ना, आशीर्वाद। काफ़ी बड़ा प्रश्न पत्र है, 100 क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, जहाँ पर जटिलता होगी अवश्य करेंगे। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, तो आपको जानते हैं धनिया किसके हैं, गोदान है, ठीक है ना। और किसान का महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है, कब की रचना है, 36 की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठा नंबर का प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह है, तो बाल मुकुंद गुप्त की कौन सा निबंध संग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपने आकलन कर दिया होगा, सीधा आंसर करेंगे, इसका डी होगा शिव शंभू के चिट्ठी, ठीक है ना, यूजीसी नेट में भी यह लगा हुआ है। 7वां क्वेश्चन है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, डिंगल, अपभ्रंश, आहट और संध्या। तो संध्या या संध्या भाषा, तो इसका डी होगा, ठीक है ना। अवट भाषा भी नहीं होगा, जो डिंगल और पिंगल कब किया, जो है आदिकाल में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। आठवां नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं होगा, तो आपने आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, सी यानी राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना। राम नरेश त्रिपाठी किसके थे, देखो छायावाद थे, छायावाद में 3 से 4 प्रवृत्तियां चल रही थी। एक तो छायावाद था, ठीक है ना, एक छायावाद था, दूसरा एक था संस्कृत काव्य धारा था, संस्कृत विचारधारा से संबंधित था, और तीसरा क्या था, एक प्रेम और मस्ती के कवि थे। प्रेम और मस्ती के कवि में कौन थे, जैसे हरिवंश राय ये किसमें थे। और संस्कृत विचारधारा के कवि कौन थे, माखन लाल हो गया, सोनलाल द्विवेदी हो गया, दिनकर हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। तो ये 4 या 3 से 4 प्रवृत्तियां एक ही साथ चल रही थी, ठीक है ना, छायावाद के साथ साथ। तो इस पॉइंटों को आप नोट करेंगे, उल्लेख कम ही करेंगे, ज़्यादा लंबा होगा प्रश्न पत्र। निम्न में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता हिंदी के अध्यापक हैं, ठीक है ना, तो कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9 का। फोर्ट विलियम कॉलेज कब हुई थी स्थापना, 1800 में हुई थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9 का, इसका सही आंसर होगा सदल मिश्र होगा, सदल मिश्र। और इनके साथ दूसरा कौन थे, सदल मिश्र के साथ कौन थे, एक लल्लू लाल थे, ठीक है ना। ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध था, मुंशी थे उसमें। 10वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा था कौन सा था इसका, तो इसका आंसर होगा डी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे, सुंदरदास थे। 11 नंबर का प्रश्न है टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा किसको कहते हैं, तो टकसाली भाषा किसको कहेंगे, इसका आंसर होगा सी यानी परिनिष्ठित भाषा को कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम और नामों से भी जाना, जैसे राष्ट्र भाषा के नाम से भी, साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना। इस हिसाब से भी इसका हम उच्चारण कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा के नाम से भी इसको उच्चारण कर सकते हैं।
आदर्श भाषा, राष्ट्रभाषा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा, यानी इसका सही आंसर होगा डी, यानी विवश रस होगा। ठीक है ना, इसको हम घृणा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। तो किसकी नहीं मनाई गई, तो 13 का क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। 14 का है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चांद उपन्यास किसका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका डी होगा, नीला चांद। ठीक है ना। नीला चांद उपन्यास, एक सुरेंद्र वन का एक चांद का मुंह टेढ़ा है, एक नीला चांद है। तो इस प्रकार की काफ़ी रचनाएं हैं जो मिलती जुलती है। इस रचनाओं का आपको ध्यान रखना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्दंड का प्रकाशन तो कहाँ से हुआ था, का श्री भूमि का इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो कलकत्ता से हुआ था। ठीक है ना, इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, तो आपको मालूम होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी यानी 3 होगा, आचार्य नरेंद्र देव होगा। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो आप अपना आकलन कीजिएगा, सीधा राइट आंसर पर हम टिक करेंगे क्योंकि समय इतना नहीं होगा। नीला चांद शिव प्रसाद का उपन्यास होगा। ठीक है, शिव प्रसाद को होगा, ये शिव प्रसाद का होगा। सुरेंद्र का है, सुरेंद्र का क्या, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। ठीक है ना, इसका डी होगा। तो इसका आंसर आपने कर लिया होगा, अपना आकलन कर दिया होगा कि जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो क्या नहीं होगा, तो जयशंकर प्रसाद की चारुचंद्र लेख नहीं होगा। ये किसका है, हजारी प्रसाद की प्रसिद्ध, ये क्या है, उपन्यास है उनका। ठीक है ना। देखो ध्रुव स्वामी आप तो जानते ही हैं, इनका नाटक है, कानन कुसुम इनकी कविता है। अगला महत्वपूर्ण है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस काव्यधारा के थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रगतिवादी होगा। ठीक है ना। देखो प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनाम दास का पोथा किसका है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख हो गया, पुनर्नवा, ये 4 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो किसके हैं, ये हजारी प्रसाद के हैं। ठीक है ना। इनका क्रम भी अभी कभी पूछा जाता है, तो 40 हो गया, 63 हो गया, 73 हो गया और 74 हो गया। यूजीसी नेट में भी लगे हैं या काफ़ी बार पूछा जाता है। अभी जैसे कि इनका क्रम पूछा गया था, अभी EMR में पूछा गया था। ठीक है ना। अवध भाषा से तात्पर्य है, तो अवध भाषा से तात्पर्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रामीण भाषा होगा। ठीक है ना। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम, तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, प्रेमचंद थे। बाद में यह बंद हो गया था और राजेंद्र यादव ने पुनः इसका कभी भी एक यह क्वेश्चन बन सकता है कि हंस पत्रिका का पुनः संपादन किसने किया था, किसने प्रकाशित करने की कोशिश की थी, किया था, तो राजेंद्र यादव होगा। ठीक है ना। अगला है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो कौन होगा, इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मात्र 3 कहानियों से ही साहित्य में अपनी अमिट छाप इन्होंने छोड़ी है। देखो रिवीजन के तौर पर आपको होने चाहिए, और मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए।
हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा को देखने में मिलती है उस काव्य धारा को कहते हैं मार्क्सवाद, ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन सा होगा, तो मार्क्सवाद यानी प्रगतिवाद, ठीक है ना। अगला है राहुल सकृत्यान की आत्मकथा का नाम है, तो क्या होगा, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसका सही होगा मेरी जीवन यात्रा, ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं किसका है, हरिवंश राय बच्चन का। 25 का निम्न में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, तो दुष्यंत कुमार की काफ़ी प्रसिद्ध है और गजल सम्राट कहा जाता है, गजलों के लिए काफ़ी जाना जाता है दुष्यंत कुमार को। हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, काफ़ी प्रसिद्ध है इस प्रकार की उनकी गजलें, पूछा जाता है। हर एक घर के लिए चिरागा पिछली बार पूछा गया था एलटी में। तो इसका 25 का सही आंसर क्या होगा, यानी 3 होगा, साये में धूप काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, देखो 18 में पूछा गया था प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लमई में हुआ था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 36 में हुई थी, ठीक है ना। 36 में गोदान उपन्यास भी है, लास्ट में 48 का इनका मंगलसूत्र भी है, वह जो है वो था क्या अधूरा था, अमृतलाल ने उसको पूरा किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आपने लगा दिया होगा सही आंसर, अमृत राय ने पूरा किया था इसको, तो ठीक है, इसका डी आंसर है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म क्या हुआ था 1880 में, 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था, कई बार पूछा जाएगा। जुलाई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था, जुलाई में हुआ था, 31 जुलाई को, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज संवाद के रूप में रचित है, तो कौन सा होगा, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो ये इसका सही आंसर होगा 27 का, यानी बी होगा, कुरुक्षेत्र होगा, ठीक है ना। कर्ण के बारे में उल्लेख है रसमरती में, उर्वशी को क्या मिला था, दिनकर जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना पर। अगला है, निम्न में से कौन सा नवगीत के प्रसिद्ध उनायक कवि हैं, तो नवगीत के लिए कौन से प्रसिद्ध है, नवगीत इस प्रकार का आपने प्रवृत्तियां देखनी है मित्रों, ठीक है ना। जैसे उसमें लिखा है कि प्रमुख रचनाकार और प्रवृत्तियों से क्वेश्चन बन ही सकता है, ठीक है ना। विशेषकर जैसे भारतेंदु युग से कि कौन सी प्रवृत्तियां थी, है ना। उसके बाद द्विवेदी युग से छायावाद से, प्रयोगवाद से, प्रगीतवाद से, नई कविता से, तो इस प्रकार से प्रवृत्तियां पूछी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 28 का, तो 28 का सही आंसर होगा ए, वीरेंद्र मिश्र होगा। अगला महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, तो कौन सा होगा मोहन राकेश लिखित, तो 29 का सही होगा लहरों का राजहंस, ठीक है ना। तीस नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला। तो आपको मालूम होगी सोजे वतन को जब्त कर दिया था, ठीक है ना। 31 नंबर का प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो अपनी केवल धार काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 31 का, तो आपने आकलन कर दिया होगा, यानी डी होगा, अरुण कमल होगा। रिवीजन के तौर पर करेंगे, क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन यहीं से आपका आकलन हो जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस ओर बढ़ रही है। यह सारे ध्यान आपका फर्स्ट पेपर में तो नहीं है, आपको यहाँ भी ध्यान लगाना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस रासु काव्य का मूल वर्ण विषय रस ना होकर श्रृंगार रस है, वीर रस ना होकर श्रृंगार रस, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 32 का, तो इसका विशल देव रासु होगा, ठीक है ना। अगला है, सिंह द्वार शब्द में समास है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तत्पुरुष, अव्ययभाव और कर्मधारी,
तो इसका सही आंसर होगा ये, यानी तत्पुरुष। कई बार कर्मधारय भी इसमें दिया, कहीं पर देखा होगा आपने। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो काफ़ी प्रसिद्ध है, कौन से उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, तो आंचलिक उपन्यासकारों में आपने मैला आंचल उपन्यास के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 34 का, तो 34 का राही मासूज रजा होगा। ठीक है ना। जो आंचलिक है मैला आंचल 54 की है। अगर हम क्रम में पूछे तो नागार्जुन को भी माना जाता है, रतिनाथ की चाची उनकी, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता मैला आंचल से ही माना जाता है। तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण देखो 3 प्रकार की काव्यधारा थी ना, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो भूषण किससे थे? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना। ये भूषण जी थे। भूषण हो गया, मतिराम हो गया, चिंतामणि हो गया, मतिराम हो गया, भूषण हो गया, जटाशंकर हो गया। ये तीनों भाई थे। 9, 11, 17 इस प्रकार से इनका जन्म काल भी है। तो आप इस पॉइंट को भी रखेंगे। देखो इन कालों का भी कई बार आ जाता है कि नामकरण आ जाता है कभी। ठीक है, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त इस प्रकार की काव्यधारा को 3 भागों में किसने बांटा था? विश्वनाथ प्रसाद ने बांटा था। कई बार आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने, तो रामचंद्र शुक्ल ने भी 2-3 भागों में बांटा था। उन्होंने पहले भाग में बांटा था सम्मान्य परिचय और रीतिकाल के कवि, और तीसरा उन्होंने जो काल बताया रीतिकाल के एन कवि। ठीक है, 47 और 52 कवियों का उन्होंने उल्लेख किया, जैसे आपने यूजीसी नेट में पढ़ा होगा। और पिछली बार 22 में इस प्रकार का, 23 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, कि अन्य कवि में या रीतिकाल के कवि में, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। कई बार नामकरण में हम शुक्ल जी का मानते हैं। तो इन पॉइंटों को अभी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो किस कहानी के लेखक नहीं होंगे? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का सही होगा छोटा जादूगर। तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 का मिलान सूची बी से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। मंगल सूत्र किसका है? प्रेमचंद का है, इरावती जयशंकर प्रसाद का है, आवारा मसीहा भीष्म विष्णु प्रभाकर का है, और तमस भीष्म सानी का है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 1 का 4 बनेगा। तो 1 का 4 किस में है? 1 का 4 और बी का 3, सी का 1, तो इसका 2 बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रचनात्मक क्वेश्चन भी बनेंगे निश्चित तौर पर, ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो आप जानते हैं उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 38 का सही आंसर होगा, यानी भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद। ठीक है, कविता के नियम प्रतिमान नामवर सिंह का राज दरबारी आप जानते हैं। दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तो आप जानते हैं कि उन्होंने किस पर कार्य नहीं किया था। तुलसी से संबंधित किया था, सूरदास से, जायसी से, इनका सो संग्रह ही किया था। जैसे आप नेट में पढ़ते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे। तो कबीर को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ठीक है, कबीर को महत्व किसने दिया था? हजारी प्रसाद ने ज़्यादा दिया था। ठीक है ना। अनंत शब्द का सही संधि होगी, तो अनंत का क्या हो गया? अन धन अंत। तो इसका बी होगा। ठीक है ना। 40 का। राग दरबारी के रचनाकार हैं, जो राग दरबारी है ना, राग दरबारी उपन्यास। तो क्या होगा इसका? तो राग दरबारी भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये श्रीलाल शुक्ल का होगा, बी होगा। देखो रिवीजन के तौर पर करेंगे तो जल्दी करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं हमें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन इससे एक आपकी स्मृति जगेगी। देखो हमेशा सिलेक्शन होना ना होना इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चनों में रहता है मित्रों। अगर 6 से 7 क्वेश्चन हमारे जो आते हैं एग्जाम में अगर गलत हो जाते हैं तो हम रैंक से बाहर हो जाते हैं। वही 6 से 7 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं तो हम रैंक में आ जाते हैं।
तो इन छोटे छोटे बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो 47 का क्या होगा, तो 47 का रामधारी सिंह दिनकर होगा, ठीक है ना। बी इसका सही आंसर होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। दोहा का उल्टा लगाओ, ठीक है ना। तो दोहा का उल्टा क्या होगा, सोरोटाई तो होगा, यानी सी आंसर इसका सही होगा 48 का। 50 नंबर का, निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसने की है, देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, ये ब्रज भाषा से संबंधित है, दोनों ने की थी, तुलसी और जायसी ने थी, लेकिन सिर्फ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जायसी होगा, ठीक है। और तुलसी, देखो जायसी की तुलसी की कौन सी भाषा थी, इनकी संस्कृत निष्ठ थी, ठीक है ना, संस्कृत निष्ठ थी। और जायसी की ठेठ थी, जिसको हम ठेठ नहीं बोलते कि मैं ठेठ हूँ, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो ठेठ का मतलब होता है ग्रामीण भाषा, ठीक है ना। तो उनकी क्या थी, ग्रामीण भाषा ज़्यादा थी, और इनकी संस्कृत निष्ठ थी, क्योंकि आप देखते हैं जो रामायण है तो वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो पिछले बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके जो रचना था दोहा चौपाई, इसमें भी दोहा चौपाई है तुलसी का भी, पॉइंट रख लेना, ठीक है। तो दोहा चौपाई इस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो कई बार इस छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों को ऐसे ही गलत हो गया होगा कि दोहा चौपाई वास्तव में किसका है, या चौपाई दोहा है, तो इस जायसी का ही था। 21-20 की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसमें हिंदी साहित्य से नए रचनाकार से लिया गया है। मनोहर श्याम जोशी के किस उपन्यास में एक स्कूली शिक्षक का व्यंग चित्रण का आकलन किया गया है, कसब, टाटा प्रोफेसर, क्याप और हैरी हरकुलिस की हैरानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सही होगा टाटा प्रोफेसर, यानी बी होगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था, किस पर मिला था, आप इस पॉइंट को कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रीतकाल की विशेषता नहीं है, ए विरह भावना की अधिकता, बी चित्रात्मक नाद सौंदर्य, सी रासु काव्य की अपेक्षा कम प्रमाणित, और डी लोक मंगल की भावना, ठीक है ना। तो रीतिकाल की विशेषता नहीं है, ये प्रवृत्तियां हैं, ये जो प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं ये मिलती जुलती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में आपके सिलेबस में लिखा गया है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, कम प्रमाण ने अधिक प्रमाणित था, रासु काम कम था, ये ज़्यादा था। लोक मंगल की भावना की अधिकता, इसमें इतनी अधिकता नहीं थी, लोग थी पर तो कम थी। चित्रात्मक नाच सौंदर्य की भी थी। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों के रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए, ठीक है ना। गबन, गोदान, सेवा सदन, तो पहले कौन सा आएगा, 52 का, ठीक है ना। तो इसका होगा बी, यानी पहले आएगा गौ सेवा सदन आएगा, ठीक है ना। ये तो लास्ट का 36 का है, ठीक है ना, तो खौ लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा में भी चर्चा की थी, तो आत्मकथा का मतलब आत्मकथा नहीं है, यह एक उपन्यास है, ठीक है ना। 46 का है, 7वीं सदी, जो हर्षकालीन जीवन के हर्ष कालीन के बारे में यह वर्णन किया गया है। और एक बात ऐसा था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक उपन्यास में, दोनों उपन्यासों में फर्क यह पूछा जाता है कि नारी के सम्मान और नारी के शोषण के बारे में, ठीक है ना। इस प्रकार से इनके उपन्यासों में आ जाता है, ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा नारी के सम्मान में है, और तो पुनर्नवा नारी के सम्मान में नहीं, शोषण के बारे में है। 7वीं सदी का है ये, 7वीं सदी के हर्षकालीन जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, बाकी आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, आलाखंड का दूसरा नाम है, तो आलाखंड का दूसरा नाम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 54 का ये होगा परमाल रासो होगा। मूक का विलोम क्या होगा, मूक का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा, यानी 3 होगा इसका, ठीक है ना।
55 का। छप्पन का निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं पड़ेगी? 56 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवधि होगा। अवधि पूर्व में है, ठीक है ना। अवधि, खड़ी बोली, नहीं सॉरी, पूर्व में है। अवधि हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया, ये किस में होंगे? ये पश्चिम बोली में है, ठीक है ना। और बाकी बुंदेली, कनौजी, दक्कनी, ब्रज भाषा, ठीक है ना, ये किस में है? पश्चिम बोली में है, पूर्वी बोली में है। और पश्चिम बोली में अवधि और छत्तीसगढ़ी बोली है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचिता का नाम है। तो किसने बोला था, किसकी यह पंक्तियाँ थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, संशय नहीं होगा, या सी होगा। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम, ठीक है, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो हैं, ठीक है ना। खड़ी बोली, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली का नाम किसने दिया? तो लल्लू लाल ने भी दिया। उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल ने भी यही नाम दिया था, उसी को कौरवी बोली बोला था। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप सी में, तो इस प्रकार से आता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी जो शब्द होगा किस प्रकार का शब्द है? तो 59 नंबर का होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विदेशज, विदेशज। अगला महत्वपूर्ण है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का नाम है? तो एक भारतीय किसका नाम था? माखन लाल चतुर्वेदी। कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? तो रघुवंशम क्या होगा? 61 का क्या होगा? 4 एक महाकाव्य है। देखो अब संस्कृत से हट चुका है, लेकिन फिर आपके जो रचनाकारों में यह आ जाएगा। आदिकाल से लेकर आधुनिक तक पेपर फर्स्ट में आपके सारे जो महत्वपूर्ण राइटर है उसके बारे में आपको होना ही होना चाहिए याद। आगे तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक का किस काव्य धारा से होगा? प्रयोगवाद से होगा, ठीक है। 62 का 2। अगला महत्वपूर्ण है, आदिकाल हिंदी को सिद्ध सामंत काल कहा। तो आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? 63 का सही आंसर होगा 4, यानी राहुल सकृत्यान ने कहा था, ठीक है ना। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसके लिए क्या कहेंगे हम? तो वह होगा अभूतपूर्व होगा, ठीक है ना। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा 65 का? तो इसका होगा जगत धन ईश, यानी ये हलंत वाला होगा, 2 वाला होगा। संशय की एक रात। अब संशय की एक रात से 18 में भी 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो संशय की एक रात किसके? नरेश मेहता किया। संशय किस में हुआ, किसको हुआ था? राम रावण के युद्ध में, उसके बारे में था ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी स्मृति थोड़ा सा कार्य करनी चाहिए कहीं न कहीं रूप में। यही रचनात्मक होगा, तर्कशील आधारित ही होगा। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो व्याख्याकार कौन नहीं होगा? क्षमेंद्र नहीं होगा, इसका बी होगा, ठीक है ना। अब देखो रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके 4 व्याख्याकार थे ना, लोलट थे, शंकु थे, अभिनय थे। निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द को चुनिएगा। तो स्त्री लिंग शब्द क्या होगा? धुआं, संध्या, भद्दा, धावा। तो क्या होगा इसका? 68 का इसका सही आंसर होगा संध्या। संध्या हो गई, भद्दा मिल गया, धावा बोल दिया, धुआं उड़ रहा है, ठीक है ना। तो शब्दों से भी आप आकलन कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो किसको कहा था? 69 का। तो कठिन कठिन काव्य का प्रेत यानी बी होगा, केशव को कहा था। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी संख्या होगी संचारी भावों की संख्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33 होगा। 71 का नीलो उत्पल का शब्द में समास है। तो नीलो उत्पल में कौन सा समास होगा? 71 का इसका 3 होगा कर्मधारी समास।
बनारसी दास जैन ने लिखी थी, तो बनारसी दास ने पहली क्या लिखी थी? 72 का कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जीवनी लिखी थी आत्मकथा, तो इन्होंने जीवनी लिखी थी पहली, ठीक है ना। 1441 लगभग में लिखी थी इन्होंने, बनारसी दास जैन ने, काफ़ी प्रसिद्ध है इनका। तो इस पॉइंट को भी आपने, इस छोटी छोटी बातों पर आपने ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के समय आपको इस प्रकार से 1641 है ये, ठीक है ना, 1641। और हिंदी की बात आएगी तो श्याम सुंदर दास का मेरी आत्म कहानी आएगा, अर्ध कथा का था ना इनका, अर्ध कथा था। अगर पहले आएगा हिंदी के बाद आएगी तो वह भी आप नोट कर लेना, 1941 की है या 1641 की है, ठीक है, श्याम सुंदर दास का। अगला महत्वपूर्ण है, परमल रासु काव्य कृति का नाम है। तो परमल रासु काव्य कृति का नाम है क्या है? 73 का क्या होगा? 2 जगनिक की। आगे महत्वपूर्ण है, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य पर की परिभाषा की प्रस्तुता है। तो किसने बोला था? विश्वनाथ ने। डी आंसर होगा इसका, ठीक है। 75 का है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अनुप्रास, यमक, सलीस, ठीक है ना। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सलेस हो जाएगा। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? सिंगारस को तो माना ही जाता था, लेकिन उन्होंने करुण रस को माना। काफी बार पूछा जाता है, रस के अंतर्गत यह जरूर आ सकता है, ठीक है ना। बहुभूति का होगा। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप होगा तो पित्रासी होगा। ये लगा तो नहीं है, संस्कृत हट चुका है, तो एक आधी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अगला है, अष्टछाप के अंतर्गत निम्न में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? कुंभन दास, सुंदरदास, नंददास, परमानंद दास। अष्टछाप के अंतर्गत कौन से नहीं है? तो ये तो जो सुंदरदास हैं तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत है ना। और अभी मुझे अभी सुबह किसी ने मैसेज किया था कि सर जो है अष्टछाप के कवि पूछे जाएंगे, तो देखो अष्टछाप के अंतर्गत सूरदास लगे हैं और कवियों का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ अब देखो सूरदास जो है अष्टछाप के अंतर्गत ही तो हैं। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रवृत्तियां देखनी है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों को आपने देखना है, ठीक है ना। अभी पत्रकार मोरिस फेगस काफ़ी महत्वपूर्ण है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचार का पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? मतलब समाचारों को पाठक के लिए एक बेहतर रूप कौन देता है? संपादक, संवाददाता, कंपोजर, संशोधन। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है, इन दोनों में से आपको छांटना है, संपादक होगा या संवाददाता होगा, तो बी होगा, ठीक है ना। इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, प्रयोजनमूलक हिंदी में पूछा जा सकता है। पत्र समाचार पत्र का प्रमुख तत्व क्या है? तो समाचार पत्र में प्रमुख तत्व विशेषता क्या होनी चाहिए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कार्य आपके प्रयोजन। तो इसमें सत्यता और नवीनता होनी चाहिए। अगर कोई पत्रकार अगर सत्यता नहीं दिखाता है, क्योंकि देखो चौथा समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है समाचार पत्र को, ठीक है। रोचक भी होगा, महत्वपूर्ण भी होगा, उत्तेजक तो होगा नहीं, लेकिन उसके पहले उसकी क्या होती है? सत्यता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, ठीक है ना। उदंत मार्तंड के संपादक का नाम है, तो कौन थे? जुगल किशोर थे, ठीक है ना। पहला समाचार पत्र था। अभी पूछा गया था कि कहाँ पर है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है, हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा 82 का 4th रामचंद्र शुक्ल ने। अगला महत्वपूर्ण है, भक्ति काव्य में कबीर के दोहे निम्नलिखित किस नाम से जाने जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है, कबीर के दोहों की बात करें भक्ति काल में, तो इसका क्या होगा? तो ये होगा साकी होगा। साकी शबद रमिनी, इस प्रकार से उनकी रचना थी, उसके अंतर्गत किस नाम से जाना जाता था? भोजपुरी निम्नलिखित भाषा की बोली है,
भोजपुरी निम्नलिखित भाषा की बोली है, तो भोजपुरी कहाँ की है, ठीक है ना। तो भोजपुरी कहाँ की होगी, 84 का क्या होगा, टू यानी बिहारी भाषा की होगी भोजपुरी, ठीक है। राजस्थानी नहीं होगी, पश्चिम हिंदी नहीं होगी। आसमिया किससे उत्पन्न है, आसमिया किससे उत्पन्न है, मगधी से, राजस्थानी से, गुजराती से, पैशाची से, ये अब्राहंस हैं, ठीक है ना। तो 85 का आंसर क्या होगा, मगधी होगा। एक मगधी है, एक अर्धमागधी है ना, एक शोर सैनी है। उत्तराखंड में खस का भी प्रयोग होता है और शोर सैनी का भी। निम्नलिखित में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, तो किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, कबीरदास। और किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद ने कहा था, एचपी ने कहा था। हिंदी की उपबोलियां हैं, तो हिंदी की उपबोलियां कितनी है, तो हिंदी की उपबोलियां कितनी है, 5 होगी। अब देखो बोलियां में काफ़ी बार मतभेद हो जाता है, कई बार इस क्वेश्चन बनता ही है, तो निश्चित तौर पर 17 ही होगा, लेकिन आजकल किताबों में ज़्यादातर 18 दिया गया है। और दक्कनी को मैंने पूर्व में भी कहा था कि दक्कनी को उसमें, लेकिन राइटर के नाम आएगा कि दक्कनी को किसने माना, तो ज़्यादातर किताबों में दक्कनी नाम भी दिया गया है, तो उस तब भी 18 होंगे। ऑप्शन में 17 या 18 है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हिंदी भाषा और बोली वर्णमाला लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा ही बनेगा। राजभाषा अधिनियम को काट देना, नियम कर देना इसमें, ठीक है, का गठन हुआ तो कब हुआ, 1977, 1978, 1976, 1974। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, डायरेक्टली मिलान करने के लिए अभी EMR में आया था, ओ सॉरी यू सेड में आया था इस प्रकार से क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 76 होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आपने नोट रखना है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो देखो पहले आया, थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले आया राजभाषा आयोग, कब आया था, 55 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद आया राजभाषा अधिनियम, उसके बाद राजभाषा अधिनियम आया। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब आया, 63 में आया। उसके बाद 63 के बाद क्या हुआ, 67, 67 में क्या हुआ सर, संशोधन हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता कि संकल्प आता, राजभाषा संकल्प, ठीक है ना, राजभाषा संकल्प। ये नेट में काफ़ी बार बना हुआ क्वेश्चन है। तो कब बना था, संकल्प कब हुआ था, 1968, ठीक है। और तब आता है कि राजभाषा अधिनियम पहला था, पॉइंट याद रख लेना, ठीक है ना। राजभाषा अधिनियम की बात आएगी तो यह 63 में होगा, और राजभाषा नियम की बात आएगी तो 76 का होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। 1955 को नहीं भूलेंगे, उसके बाद 1963, 1968 और 1976, ठीक है ना। ये 55 में आयोग बना तो सभी जानते हैं। 63 में क्या हुआ था, जो अधिनियम था। 68 में क्या था, संकल्प था। और 76 में क्या था, अधिनियम था, ठीक है ना। 76 में नियम था, और संशोधन इसको उसके बाद हुआ था। उसके बाद आप जानते हैं कि इसी में 74 के अंतर इन संशोधनों के अंतर्गत जो है, उसके बाद भाषाओं को 3 भागों में उन्होंने रखा था, जो राज्यों को। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। पढ़ाने वाली बात होती तो व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ भाषा बोली पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, निश्चित तौर पर व्याख्यात्मक चलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं होगी, तो सीधा सीधा ये सत्यबानी नहीं होगी। सोइला है, जुबदी है, आसाद वार है, असादी वार है, ये रचना इनकी हैं, संतवानी इनकी नहीं होगी। अगला राजभाषा आयोग समिति के अध्यक्ष है, अभी हमने उस पर चर्चा की थी। देखो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे, इसका बी आंसर होगा 90 का, यानी गोविंद बल्लभ पंत होगा। अगला है मानक हिंदी का आधार है, तो मानक हिंदी का आधार क्या होगा, तो खड़ी बोली होगा, ठीक है ना। चंदा या निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, तो मुल्ला दाऊद की है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे,
93 का तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। ये क्वेश्चन लेक्चरर में इस प्रकार से बना हुआ था 2020-21 में। 94 का है हिंदी भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे। जो भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है 94 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। तो मित्रों 6 क्वेश्चन वहाँ से थे और 94 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। सारे इसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन थे, तो इससे आपको एक आइडिया, एक आकलन आपका हुआ होगा कि हम किस गहरे पानी में हैं, कितने गर्मियों में कितने गहरे पानी में हैं और वास्तव में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन थे। मेरे मानना मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि पेपर सिंपल था तो आपके 100 में से 100 होने चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार का मिश्रण था आपकी 80 से और 90 के बीच में इसमें आना चाहिए। अगर इस बीच में आपकी नहीं है तो आपको सोचने कुछ करने की ज़रूरत है और हिंदी पर फोकस भी डालना है। ऐसा नहीं कि आप दिन में 10 घंटा पढ़े तो 10 घंटा आपने जो है शिक्षण से संबंधित शिक्षा शास्त्र को ही महत्व दिया है, फर्स्ट पेपर को ही महत्व दिया है। ठीक है, सीटीपी या पेडागोजी को ही आपने महत्व दिया है, या जीको को दिया है, जीको को दिया है, जीके या उत्तराखंड को दिया है, तो उसमें आपको देखना है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटा निश्चित तौर पर आप हिंदी को दीजिएगा, 3 घंटा आप पेडागोजी को दीजिएगा, 1 से 2 घंटा आपके अपना टाइम टेबल बना के जो है उत्तराखंड को दे सकते हैं और सामान्य अध्ययन भारत को दे सकते हैं और अपना जो है रीजनिंग को दे सकते हैं। और उसके बाद 1 से 2 घंटा, अगर 1 घंटा आपके पास शेष बचा तो निश्चित तौर पर आप प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में रिवीजन और जितना प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे उससे आपका आंकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको अध्ययन करना होगा। पहले अध्ययन कीजिएगा अपना, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा कीजिएगा। जब तक आप टॉपिक पूरा नहीं करोगे आप प्रैक्टिस सेट लगा के क्या करोगे, आपको ज्ञान ही नहीं होगा, आपकी खोपड़ी दूसरी तरफ घूम जाएगी, मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। कई बार मैसेज आता है सर मेरी खोपड़ी घूम गई, तो खोपड़ी तभी घूमेगी तब नहीं घूमेगी जब आप कार्य करोगे। पहले अपना जो भी हार्ड टॉपिक है, जो भी आपको लगता है कि नया टॉपिक है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा कम से कम 15-20 तारीख तक, और 40 से 30 दिन का समय अपने लिए दीजिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट देना है। क्योंकि इस जंग में, इस महाभारत के रण में आपने कूदना है, सफलता को अर्जित करना है, तो यह कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो भी है, अभी मुझे कई बार मैसेज आपके मुझे मिलते हैं कि सर एक बार फिर आपको जो है किसी ने माध्यम से बताया था कि फिर आपको उत्तराखंड से संबंधित रचनाकारों को लाना चाहिए। तो उत्तराखंड से बहुत से क्वेश्चन हैं, फिर भी हम इस पर कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने मित्रों तक भी वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, और आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना आप जरूर करना अगर अच्छा